भूख ने निचोड़ कर रख दिया है जिन्हें, उनके हालात न पूछो तो अच्छा है। भूख ने निचोड़ कर रख दिया है जिन्हें, उनके हालात न पूछो तो अच्छा है। मजबूरी में जिनकी लाज लगी दांव पर, क्या लाई सौगात न पूछो तो अच्छा है। रोटी का फर्ज। रोटी का फर्ज एक बहुत ही प्रेरक, मोटिवेशनल व पारिवारिक कहानी है। कुछ दिन पहले की बात है कि गुजरात राज्य में एक बहुत ही गरीब परिवार रहता था। गरीब का आलम यह था कि सुबह खाने को मिल जाए तो शाम को टेंशन लगी रहती, और यदि शाम को मिल जाए तो सुबह का टेंशन लगा रहता था कि आज खाना मिलेगा कि नहीं। क्योंकि शहरों से दूर हटकर एक छोटे से गांव में मनोज अपने परिवार के साथ रहते थे, जहां कंपनियां नज़दीक में नहीं थी। मेहनत मजदूरी करके मनोज अपने 4 बच्चों सहित अपनी पत्नी के साथ गरीबी में किसी तरह से जीवन जी रहे थे। कभी कभी काम नहीं मिलने पर बिना कुछ खाना खाए ही पानी पीकर सो जाना पड़ता था। किसी ने सच ही कहा है कि गरीब बच्चे जब भी नींद में मुस्कुराते होंगे तो सच मानो उन्हें ख्वाब रोटी के ही आते होंगे। एक दिन ऐसे ही काम न मिलने पर शाम को खाना नहीं बना था। पूरा परिवार भूखे पेट केवल पानी पीकर सोने के लिए मजबूर थे। किसी तरह से रात बीती। बच्चे खाना के लिए सुबह परेशान कर रहे थे और भूख की वजह से रो रहे थे। मनोज काम की तलाश में जा चुके थे। मनोज के बच्चे अपनी मां से खाना के लिए जिद कर रहे थे। खाना नहीं मिलने पर भूख से मजबूर बड़ा बेटा मनीष कुछ दूरी पर कूड़े में फेंकी टूटी हुई बासी रोटी को खाते हुए लेकर आ रहा था। वो अपने छोटे भाई बहनों को देने के लिए भी दूसरे हाथ में लिया था। ये अनोखा दृश्य देखकर मां कूड़े से लेकर आई हुई रोटी को खाने से रोकती है और पिताजी के शीघ्र लौटने पर ताज़ा रोटी व खाना देने के लिए समझाती है, जबकि मनीष कूड़े से लाई हुई रोटी को ही खाने के लिए जिद कर देता है, जिससे मां परेशान होकर मनीष को एक थप्पड़ मार देती है, जिसकी उम्र मात्र 8 साल थी। मनीष रोता हुआ गुस्सा में निकला और रेलवे स्टेशन पर जाकर एक ट्रेन में बैठ गया ताकि शहर में जाकर पैसा कमाऊंगा। वो ट्रेन मुंबई चली गई। मनीष स्टेशन पर उतरा तो काम मांगने लगा और काम की तलाश में घूमते हुए आगे बढ़ने लगा। कम उम्र होने की वजह से कोई काम देने को तैयार नहीं था। धीरे धीरे स्टेशन से बहुत दूर जा चुका था। भूख प्यास से पीड़ित मनुष्य एक पार्क देखकर उसमें चला गया, जहां पानी की टोटी लगी थी, और वह पानी पीने लगा। पानी पीने के बाद थके हुए मनीष से चला नहीं जा रहा था और बहुत तेज बुखार हो गया था। सर चकराने लगा था तथा आंखों के सामने अंधेरा सा महसूस होने लगा, तो वहीं लेट गया। कुछ देर बाद वह पेट पकड़कर भूख के मारे परेशान होकर करवटें बदल रहा था। देखने वाले देखकर कुछ लोग अपशब्द व अनाप शनाप बोल रहे थे कि आजकल के नशेड़ी लड़के छोटी उम्र में नशा करने लगते हैं, सालों को ऐसे जगहों से मारकर भगा देना चाहिए, ये लोग इसमें आते ही क्यों हैं। धीरे धीरे अंधेरा हो गया। किसी ने सच ही कहा है कि हर बेकार चीज किसी दूसरों के लिए बड़े काम का चीज होता है। हर बेकार चीज किसी दूसरों के लिए बड़े काम का चीज होता है। कोई अखबार को सिर्फ रद्दी समझकर फेंक देता है तो कोई बेघर फुटपाथ पर उसे बिछाकर सो जाता है। पार्क के बगल में किराए पर रहकर काम करने वाला रामलाल नाम का उत्तर प्रदेश का एक व्यक्ति शाम को खाना खाकर डेली की तरह पार्क में टहलने गए तो मनीष को बेसुध हालत में देखकर थोड़ा सोच में पड़ गए। फिर उसके पास जाकर उठाने के लिए जब हाथ पकड़ा तो बहुत तेज बुखार था। उसे तत्काल बगल के मेडिकल में ले गए और दवा दिलाकर पता पूछने लगे, तो मनीष बताने की हालत में नहीं था, इसलिए अपने रूम पर ले गए, खाना बनाए और खाना के बाद दवा खिलाए।
कुछ देर बाद जब आराम हुआ तब लड़के से घर का पता पूछने के साथ उसकी पूरी जानकारी लेने लगे। मनीष अपनी पूरी जानकारी सही सही बता दिया। दोनों लोग रात को सोए और सुबह उठने के बाद रामलाल खाना बना खाकर लड़के को दवाई खिलाकर अपने पानी पूरी की ठेली लगाने चले गए। रोज रात 11 बजे तक अपनी दुकान बढ़ाकर आते थे, लेकिन लड़के के बुखार व समस्या की वजह से ठीक से दुकानदारी में मन नहीं लग रहा था। तो आज 9 बजे तक दुकान बढ़ाकर चले आए। जब रूम में पहुंचे तो लड़के को देखकर चकित हो गए, क्योंकि लड़का बेड पर से बेड के नीचे तक बहुत ज्यादा उल्टी करके जमीन पर बेसुध हालत में पड़ा था। रामलाल लड़के को उठाए, खूब अच्छे ढंग से लड़के को साफ सुथरा किए, रूम की भी सफाई किए। उसके बाद नज़दीकी अस्पताल में ले जाकर एडमिट कराए और एक बाप की तरह अपना बेटा समझकर निगरानी कर रहे थे। तबीयत जब सही हुई तो हॉस्पिटल से डिस्चार्ज करा के अपने रूम पर लेकर आए। रूम पर खाना व दवा खिलाने के बाद बड़े प्रेम से सहलाते हुए तबीयत के बारे में जानकारी लिए। फिर पता की जानकारी लेकर घर पहुंचाने की बात कर रहे थे। तभी लड़का रोते हुए बोला, बाबा, हम गरीबी और भूख से मारे हुए हैं, हम बहुत ही लाचार हैं, मुझे काम दिलवा दो बाबा, मुझे काम दिलवा दो, हे बाबा मुझे काम दिलवा दो। लड़के की बातों को सुनकर रामलाल लड़के को अपनी पानी पूरी के ठेले पर ले जाने लगे और अपना पूरा काम खूब बढ़िया से मनीष को सिखाने लगे। सीखने के बाद दूसरी जगह मनीष का भी ठेला लगवा दिए। कुछ दिन बीतने के बाद रामलाल फिर मनीष को उसके गांव भेजने की बात किए कि अपने परिवार में सभी से मिलजुल कर अपने बारे में जानकारी तो दे दो। मनीष अपने घर जाने से मना कर दिया, बल्कि खूब ज़्यादा पैसा कमाने के बाद ही घर जाऊंगा। ये बात सुनकर रामलाल मनीष के घर का पता लेकर खुद मिलने चल दिए। मनीष के घर पूछते हुए पहुंचकर हाल चाल भी सुनाए और ये भी बताए कि आपका लड़का पैसा कमा रहा है तथा आप लोगों के लिए पैसा भी भेजा है और वह आप लोगों की बहुत ही चिंता करता है। मनीष इस समय तो बहुत ही कुशल पूर्वक है। मनीष की कुशलता के बारे में जानकारी देकर अपने घर चले गए। उधर मनीष पानी पूरी का ठेला लगाने के साथ साथ एक ठेकेदार से परिचय हो गया, जिसके सहयोग से छोटी छोटी कंपनियों में बेरोजगारों को रोजगार दिलाकर भी कुछ पैसा कमाने लगा। इधर रामलाल के वापस नहीं लौटने की वजह से निराश भी रहने लगा। कोई कांटेक्ट नंबर भी नहीं था कि बात कर सके। लोगों से उनके गांव के बारे में पूछता था, लेकिन जिला तो ज़्यादा लोग बताते थे परंतु गांव का नाम नहीं बता पाते थे। इधर मनीष अपने भाई को भी बुलाकर अपना काम सिखा दिया और अपने मकान पेंटिंग का काम सीख कर काम करते करते उसका भी ठेका लेना शुरू कर दिया। अब उसकी कमाई बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी। अपना पुश्तैनी घर भी अच्छे से बनवा लिया, लेकिन रामलाल के वापस न आने से परेशान भी रहता था। सबसे रामलाल के बारे में पूछता रहता था। अब धीरे धीरे 3 जगह अपना जमीन लेकर मकान बना चुका था और स्वयं की गाड़ी भी खरीद चुका था। अब घर वाले मनीष के शादी की बात भी चलाने लगे थे। उसी बीच एक आदमी से मुलाकात हुई जिसने रामलाल के गांव के बारे में जानकारी दी। रामलाल के गांव का पता मिलते ही मनीष अपनी कार से मिलने के लिए चल दिया। पूछते पूछते जब रामलाल के घर पहुंचता है तो गाड़ी देख बगल के पड़ोसी लोग दरवाजे पर एकत्रित हो जाते हैं कि आखिर है कौन। मनीष जब रामलाल को चारपाई पर लेटा हुआ देखता है तो गाड़ी से तत्काल उतरकर पैर पकड़कर फपक फपक कर रोने लगता है। वह देखता है कि बाबा उठने के लिए भी सक्षम नहीं है। उधर रामलाल भी फूट फूट कर रोने लगते हैं। कुछ देर बाद मनीष रामलाल से कहता है, बाबा आप अपना क्या हाल बना लिए हैं,
यदि मैं जिंदा हूं तो आपकी वजह से, हमें मौत के मुंह से कोई बचाया है तो वो महान इंसान आप हैं। बाबा, आप इस परिस्थिति में हैं, हमें एक बार भी कुछ बताए नहीं और ना ही कोई सूचना दिए। बाबा, एक बार आप हमको सूचित तो किए होते। खैर ये बताइए, आपके साथ यह सब हुआ कैसे? मनीष पूछता है तो रामलाल बताते हैं कि तुम्हारे यहाँ से चले, यानी मुंबई से जब चले तो तुम्हारे घर गए, फिर अपने घर 1 महीना रुकने के बाद जिस दिन गाड़ी पकड़ने वाले थे उस दिन से 1 दिन पहले हमारा इकलौता बेटा रजनीश बाजार से सामान लाने गया तो किसी गाड़ी वाले ने धक्का मार दिया, जिससे रजनीश वहीं पर तड़फड़ा कर दम तोड़ दिया, यानी कि इस दुनिया को अलविदा कह दिया। बेटा के मौत का गम बर्दाश्त न कर पाने के कारण अक्सर मेरी पत्नी बीमार रहा करती थी। कुछ दिन बाद मेरी पत्नी भी यह दुनिया छोड़कर चल बसी। अब रजनीश की एक लड़की, एक लड़का और रजनीश की पत्नी बच गए थे, जो कि अपने पति के मौत के गम से रजनीश की पत्नी बदहाल रहा करती थी। रजनीश की पत्नी अपने पति के मौत के गम से बदहाल रह रही थी, तो इन दोनों बच्चों को छोड़कर नहीं आ पाया। तब तक समय का ऐसा तकाजा चला कि मुझे लकवा मार दिया और मैं अपने दम पर चलने लायक भी नहीं रह गया। गरीबी इतना हो गई कि बच्चों की पढ़ाई भी छूट गई, हमें दवा भी नहीं हो पाती है। किसी ने सच ही कहा है, किसी ने सच ही कहा है कि दर्द कितना है बता नहीं सकता, जख्म कितने हैं दिखा नहीं सकता। दर्द कितना है बता नहीं सकता, जख्म कितने हैं दिखा नहीं सकता। आंखों से समझ सको तो समझ लो, आंसू गिरे हैं कितने गिना नहीं सकता। मनीष ये सब सुनकर रोते हुए रामलाल से बोला कि बाबा, इतना सब कुछ हो गया, लेकिन आपने हमको एक बार जानकारी भी देना उचित नहीं समझे। बाबा, हमें आप अपना नहीं समझते हैं, हम भी आपके ही हैं। हमारी ये जिंदगी आज तक कहाँ होती या हम कौन सी दुनिया में होते, हमें भी नहीं पता। आपने हमें एक नई जिंदगी दिए हैं, ये आपके काम न आए तो ऐसी जिंदगी किस काम की, और आपके काम ये जिंदगी न आए तो इस जिंदगी को धिक्कार है। इधर मनीष की शादी का दिन भी पड़ गया था। मनीष रामलाल बाबा को अपने साथ ले जाने के लिए बोला और पूरे परिवार को भी साथ ले जाने के लिए प्रार्थना किया अपने घर, लेकिन यह लोग जाने से अभी मना कर दिए, बोले कि हमको थोड़ा सा मौका दो। इस कंडीशन में मनीष कुछ पैसा दे करके और 2-3 दिन बाद का समय लेकर के चला गया। वह अपने घर जाने के बाद वहां से गाड़ी भिजवाया और गाड़ी में सबको बुलवाया तथा अपने घर शादी के यहाँ बुला लिया। अपने पूरे परिवार वालों को एक साथ बैठकर और रामलाल के घर को भी एक साथ बैठाकर अपने परिवार में बोल दिया कि यह जो रामलाल बाबा हैं यही हमको नई जिंदगी दिए हैं, इसलिए परिवार के सदस्य यह भी हैं और उनके जो भी घर के सदस्य हैं, उनके लड़के की लड़की और एक लड़का तथा उनकी जो बहू हैं, यह सब भी हमारे घर के सदस्य हैं। रामलाल बाबा को अच्छे हॉस्पिटल में एडमिट करा के दवा करा दिया, जिससे बाबा ठीक से चलने में सक्षम हो गए। जो बाबा के लड़के की लड़की यानी पोती थी, उसको अपनी बहन मानकर अपना शादी बीतने के बाद उनको अच्छे घर में शादी कर दिया।
अच्छे घर में अच्छा लड़का, हुनरवाज लड़का दे करके खूब बढ़िया से शादी कर दिया और रामलाल बाबा के पोता को अपने यहाँ ले जाकर काम सिखाया और काम में अच्छे तरीक़ा से पारंगत बना दिया और रामलाल को अच्छे से दवा भी करा करके ठीक कर दिया। रामलाल जब अपने घर गए, उसके कुछ दिनों के बाद हमेशा सुबह शाम मनीष से हाल चाल लिया करते थे और मनीष भी हमेशा बाबा से हाल चाल लिया करता था। एक दिन रामलाल बाबा रोने लगे तो मनीष बोला, बाबा काहे लिए रो रहे हैं, क्यों रो रहे हैं, क्या दिक्कत हो गई? तब रामलाल बोले कि बाबू बारिश का दिन है, बारिश की वजह से हम जिस घर में रहते हैं उस घर के आगे का जो दलान होती है वह सारा गिर गया, हमारे रहने का ठिकाना भी अब नहीं रहा, इसलिए रो रहे हैं। रामलाल की बात सुनकर मनीष बोला, क्या बाबा हमारे रहते हुए घबरा क्यों रहे हैं? हमको आपने जो समय दिया, पाल पोस कर बड़ा किया, हमें एक नया जीवन दिए, आप ही का दिया हुआ जीवन है, तो घबराइए मत। फिर उनके घर गया, वहाँ रुककर चौखंडी मकान तैयार कराया। अब धीरे धीरे मनीष दोनों परिवारों का ध्यान रखने लगा। रामलाल के भी घर परिवार का और अपने भी घर परिवार का ध्यान रखने लगा। यही थी एक बेसहारा को सहारा देने का परिणाम, रोटी का फर्ज। कहानी से सीख। इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि कभी भी किसी का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। दूसरी बात कि मजबूर व्यक्ति जो है उसे हमेशा सहायता करनी चाहिए। जो एकदम असहाय है उसकी सहायता करेंगे तो भविष्य में हमारा भी अच्छा होगा। जब हम किसी और का भला करेंगे तो हमारा भी भला होगा। और बिना परिणाम का, बिना भविष्य की चिंता किए हुए हमेशा अच्छे कर्म करते रहना चाहिए, एक दूसरे का भलाई करते रहना चाहिए। किसी ने सच ही कहा है कि खुद से जीतने की जिद है मुझे, खुद को ही हराना है। खुद से जीतने की जिद है मुझे, खुद को ही हराना है। मैं भीड़ नहीं दुनिया की, मुझ में ही पूरा जमाना है। यह कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट कर जरूर बताएं। वीडियो को लाइक और शेयर करें। ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आपने अपना बहुमूल्य समय दिया, इसके लिए दिल की अनंत गहराइयों से आपका धन्यवाद।